नमस्कार साथियों, सिंगल डिटेल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पीटीआई भर्ती के पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कैबिनेट के जो फैसला आया है कि ओबीसी और एमबीसी की सीटों को सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं भरा जाएगा और उसको बैकलॉग में रखा जाएगा, उस फैसले का आपकी भर्ती के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथियों, मैंने ये क्लियर बताया था कि आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन ये फैसला आने से पहले ही आ चुका था और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसका मतलब आपकी सामान्य प्रक्रिया डेफिनेटली अपनाई जाएगी। जो ये नोटिफिकेशन कैबिनेट द्वारा अभी आया है कि ओबीसी और एमबीसी की सीटों को बैकलॉग में रखा जाएगा, ये अब आगे आने वाली भर्तियों में इम्प्लीमेंट होगा। तो साथियों, मेरे आपके द्वारा काफ़ी क्वेश्चन मुझको प्राप्त हुए हैं। हम उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे तथा आपके डाउट दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया है कि सामान्य प्रक्रिया क्या होती है, आप उसको समझना चाहते हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एससी और एसटी की सीट बैकलॉग में जाती है, यानी एससी और एसटी की सीट पे जितने भी पद खाली रह गए हैं वो सब अब बैकलॉग में जाएंगे। एमबीसी की सीट के ऊपर पहले डाउट था कि एमबीसी की सीट को सामान्य प्रक्रिया में अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा। साथियों, कुछ स्टूडेंट बोर्ड के चेयरमैन से मिलने गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि एमबीसी की सीट को भी सामान्य प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में क्या हुआ था कि पहले सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में पद ज़्यादा थे और स्टूडेंट कम थे। तो दूसरे दिन ये नोटिफिकेशन आया था, अगले दिन जब सामान्य प्रक्रिया की लिस्ट आई थी उसके अगले दिन ये नोटिफिकेशन आया था कि सामान्य प्रक्रिया से एमबीसी के पदों को बाहर रखा गया है, एमबीसी के पद सामान्य प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए हैं। तब सबको ये लगा था कि हो सकता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जो इतने पद खाली थे उसी के अंदर सब स्टूडेंट आ गए हों, एमबीसी के पद को इंक्लूड करने की आवश्यकता ही नहीं बची हो, क्योंकि पद ज़्यादा थे और स्टूडेंट कम थे। लेकिन अभी बोर्ड के चेयरमैन साहब का कहना है ऐसा स्टूडेंट कर रहे हैं और जो बातें आ रही हैं उनसे ये निकल के आ रहा है कि एमबीसी के पदों को सामान्य प्रक्रिया में नहीं अपनाया जाएगा। तो बात रह जाती है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। साथियों, जनरल और ओबीसी के अभी कुछ पद खाली हैं। कुछ पद खाली प्रोविजनल लिस्ट को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। अगर प्रोविजनल लिस्ट के सारे स्टूडेंट्स क्लियर हो जाते हैं तो वो उन पदों पे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर वो प्रोविजनल लिस्ट में से कुछ स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो फिर उन पदों को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं कि ओबीसी के महिला के पद खाली है, तो पहले ओबीसी की महिला की सीट ओबीसी ही वर्ग के पुरुष के कैंडिडेट के साथ भरी जाएगी। फिर भी पद खाली रह जाता है तो फिर से जनरल के सीट के साथ भरा जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर महिला की सीट खाली है तो पहले उसे ईडब्ल्यूएस की पुरुष कैंडिडेट के साथ सीटों को भरा जाएगा। फिर भी पद खाली रह जाते हैं तो फिर उसको जनरल कैंडिडेट के फीमेल के साथ भरा जाएगा, उसके बाद फिर जनरल कैंडिडेट के मेल के साथ भरा जाएगा। साथियों, यही केस विडो और डाइवोर्स के सीटों के ऊपर होगा। विडो और डाइवोर्स की, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस की विडो और डाइवोर्स की सीटें खाली हैं महिला की, तो पहले उनको सामान्य महिला से भरा जाएगा। फिर सामान्य महिला से बढ़ने के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है, सीटें खाली रह जाती है, तो फिर उसे सामान्य के पुरुषों से भरा जाएगा। ईडब्ल्यूएस के पुरुषों से भरा जाएगा। और फिर ईडब्ल्यूएस के पुरुषों से भरे जाने के बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो फिर उसको जनरल कैटेगरी के महिला के साथ और जनरल कैटेगरी के फिर पुरुषों के साथ भरा जाएगा। तो ये स्टेप्स रहती हैं। साथियों, आपको पता है कि एससी और एसटी में जिन्होंने भी क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किए थे वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव किए थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके अंदर कट ऑफ 240 गई थी, यानी कि अभी 185 से लेकर 240 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स हैं। और जनरल की जो कट ऑफ है वो 270 गई है, तो यानी कि जनरल के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 185 से लेकर 270 तक है। यानी ईडब्ल्यूएस की जितनी भी कैटेगरी की सीट, ईडब्ल्यूएस की जो भी सीटें खाली बची हैं वो सामान्य प्रक्रिया के अंदर इंक्लूड होगी, और ओबीसी की जो सीटें बची हैं वो भी सामान्य प्रक्रिया में इंक्लूड होगी। साथियों, अब जो प्रश्न उठता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई नहीं बता सकता। लगभग 1400 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम एससी एसटी और एमबीसी की सीटों को हटा दें और ईडब्ल्यूएस जनरल की कुछ सीट खाली बची हुई हैं, ईडब्ल्यूएस की सीट बची हुई हैं और ओबीसी की सीट बची हुई है, इनको अगर गिने तो लगभग 1000 सीटें हमारे पास होती हैं। तो यानी कि सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से हम मोटा मोटा अगर आंकड़ा मान के चले, जो मैंने सर्वे किया है 200 के आसपास की कट ऑफ जानी चाहिए। 200 से ऊपर जिनके भी मार्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथियों, कट ऑफ का वेरिएशन ज़्यादा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि 200 के ऊपर जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ओबीसी के हों चाहे जनरल के हों, वो क्लियर सब हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मार्क्स
क्रॉस हो रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान के चल सकते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन ये आया है कि जो प्रोविजनल लिस्ट है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे को रखा गया है जिनके मार्क्स 188 भी हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स कुछ अलग हैं, तो इतना वेरिएशन प्रोविजनल लिस्ट में क्यों रखा गया है? साथियों, प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ये होता है कि बोर्ड को उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उनमें कुछ कमियां लगी है तो बोर्ड उन छात्रों को एक मौका देना चाहता है। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट हो गए हैं। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब है कि बोर्ड उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक मौका देना चाहता है, यानी कि उस लिस्ट के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो सेलेक्ट कैटेगरी में है, उस लिस्ट के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है। इसलिए बोर्ड एक बार चांस दे रहा है अगर उन लोगों को कि अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें। साथियों, जो 300 लोग अपात्र माने गए थे उन लोगों को भी बोर्ड ने प्रोविजनल लिस्ट में डाला है, तो यानी कि वो लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट हो गए हैं। उन लोगों को बोर्ड एक मौका और दे रहा है कि आपके ऊपर जो एक ऑब्जेक्शन लगे हैं आप अपने कोई वैलिड डॉक्यूमेंट लाके उन ऑब्जेक्शन को रिमूव करवा सकते हैं। साथियों, अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी? तो सेकंड लिस्ट साथियों तभी आएगी जब पहले प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी, यानी कि सबसे पहले हमें ये इंतज़ार करना चाहिए कि प्रोविजनल लिस्ट क्लियर हो। बोर्ड ने प्रोविजनल लिस्ट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ समय दिया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आएंगे, बोर्ड उनको क्रॉस वेरीफाई करेगा, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद प्रोविजनल लिस्ट को क्लियर करेगा। प्रोविजनल लिस्ट को क्लियर होने के बाद ही यह सामने आएगा बोर्ड के सामने कि इतनी सीटें हमारे पास वैकेंट बची है और इतनी सीटों को हमें सामान्य प्रक्रिया के अंदर शामिल करना है। तो सेकंड लिस्ट तभी आएगी जब पहले प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी। साथियों, प्रोविजनल लिस्ट कितने दिन में क्लियर होगी यह सब तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमान मान के चलते हैं कि जुलाई के स्टार्टिंग में सेकंड लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर प्रोविजनल लिस्ट को क्लियर करने में ज़्यादा वक्त लगा तो ये अगस्त के अंदर भी जा सकता है, लेकिन ऐसा मान के चलना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्शन कुछ ही पॉइंटों पे हैं और मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन को क्लियर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जुलाई के अंदर आपको सेकंड लिस्ट जरूर देखने को मिलेगी। साथियों, जिला आवंटन को लेके भी क्वेश्चन है कि जिला आवंटन कब तक हो जाएंगे। अब इस केस में साथियों दो पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि प्रोविजनल लिस्ट जल्दी क्लियर हो जाए और सेकंड लिस्ट जल्दी आ जाए, तो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों का काम एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट सबके पहले शिक्षा संकुल जाएंगे, शिक्षा संकुल से शिक्षा निदेशालय जाएंगे, शिक्षा निदेशालय में फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अगर कोई क्वेरी आए तो उनको दूर करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपको जिला आवंटन का लिंक ओपन होगा, उसके बाद जिला आवंटन जिला की चॉइस आपसे भरवाई जाएगी, उसके बाद जिला आपको अलॉट होंगे। साथियों, इस काम के अंदर में कुछ समय लगता है और आपको ये मानकर चलना चाहिए कि अगस्त के अंदर ही आपका जिला आवंटन हो पाएगा। साथियों, अगर सेकंड केस ये बनता है कि जो प्रोविजनल लिस्ट क्लियर करने में बोर्ड को वक्त लगे, डॉक्यूमेंट को चेक करने में वक्त लगे, तो फिर उस केस में क्या होगा कि फर्स्ट जो लिस्ट आई है उसके डॉक्यूमेंट शिक्षा संकुल चले जाएंगे और उन डॉक्यूमेंट को चेक होने का काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हो सकता है कि पहले फर्स्ट लिस्ट वालों को जिला अलॉट हो जाए और अगर ज़्यादा वक्त लगे तो फिर सेकंड लिस्ट वालों को जिला बाद में अलॉट हो। साथियों, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का काम साथ में हो जाए। यह सब डिपेंड करेगा प्रोविजनल लिस्ट के क्लियर होने में कितना वक्त लगता है। साथियों, लगभग मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं और कट ऑफ को लेकर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिले हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एमबीसी कैटेगरी में मेरे इतने मार्क्स हैं, एमबीसी कैटेगरी में तो सभी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, जनरल कैटेगरी में मेरे 250 के प्लस हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, जिनके 200 से ऊपर मार्क्स हैं उन लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उन लोगों का सिलेक्शन होगा। सामान्य प्रक्रिया जरूर अपनाई जाएगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो भी सीटें बची हैं उनके ऊपर सामान्य प्रक्रिया जरूर होगी। ओबीसी की पूरी सीटें नहीं भरी हैं, अभी भी ओबीसी की कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं, वो प्रोविजनल लिस्ट के लोगों के लिए रखी गई हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पाए तो हो सकता है सभी स्टूडेंट्स का नंबर आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सभी का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करती है कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर स्टूडेंट कितने क्लियर होते हैं। अगर प्रोविजनल लिस्ट में स्टूडेंट ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाए तो सभी का नंबर जरूर आएगा। साथियों, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सभी साथी ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ सीटें वैकेंट जरूर रहती है तो वेटिंग लिस्ट जरूर आती है। तो जो भी लोगों ने क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर किए हैं वो अपनी उम्मीद को धूमिल ना करें। उनकी अगर किस्मत अच्छी रही, अगर कुछ भी नंबर में साथी अगर छूटते हैं
जो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कुछ दूसरी भर्तियों में भी चयन हो जाता है तो वो उस भर्ती में ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इस तरह का केस बनता है और वेटिंग लिस्ट आती है तो हो सकता है सबका ही चयन हो जाए। तो मेरी यही शुभकामना रहेगी कि सभी साथियों का चयन हो, कोई भी साथी ना छूटे और सभी लोगों का चयन हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट और आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है सिंगल डिजिटल मीडिया, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको नए वीडियोस, नए इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ से रिसीव हो सकेंगी। आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी साथियों के डाउट दूर हो सकें, आप लोग क्लियर हो सकें, टेंशन फ्री हो सकें, आप लोग सिक्योर हो सकें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।